सुस्वागतम। मैं प्राध्यापक सविता हेर, मराठा विद्या प्रसारक संचालित श्रीमती विमलाबेन खिमजी तेजुका या महाविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आपको याद होगा कि पिछली तासिका में हम लोगों ने मैं निर्भरी दुखी बदली महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस कविता पर हमने चर्चा की हुई है। आज हम इस तासिका में इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारी कार्यसूची इस तरह से है। प्रथमतः उद्देश्य, तत्पश्चात लेखक का परिचय, अध्यापन के मुद्दे और अंत में आपको मूल्यांकन दिया जाएगा। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं उस कहानी के पीछे जो उद्देश्य है वो है परिवार में पुरुष की सत्ता अर्थार्जन के कारण होती है। पुरातन काल से हम देखते हैं कि हमारे घर में या आजू बाजू में हमें पुरुष प्रधान संस्कृति नज़र आती है। इसका कारण क्या है कि अर्थ पुरुष के हाथ में होता था और स्त्री जो है उसका क्षेत्र केवल चूल्हा और चौका होता था। लेकिन आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और इस तरह से आर्थिक निर्भरता के कारण आज नारी की स्थिति पूरी तरह से बदली हुई हमें दिखाई देती है। अर्थात अर्थार्जन की क्षमता ही परिवार में हमें सम्मान देती है या सम्मान का वो आधार होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज हम इस कहानी में देखेंगे कि आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटास, संतरास और अकेलेपन की स्थिति किस तरह से संयुक्त प्रस्तुत की गई है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं उसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं उनका फोटो। कहानी पर चर्चा करने से पहले हम प्रथमतः उनका एक अल्प सा परिचय प्राप्त करते हैं। 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में इनका जन्म हुआ है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की है और बाद में वहीं से उन्होंने पीएचडी अर्थात विद्या वाचस्पति की डिग्री भी हासिल की हुई है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापन का काम किया है। उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पाकर वो अमेरिका चली गई और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने अपना पोस्ट डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट किया, अपना रिसर्च कंप्लीट किया और वहीं पर उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन दक्षिण एशिया में विभागीय प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रही है। उनकी कहानी का एक मुख्य विषय हमें दिखाई देता है, वो है स्त्री लेखन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि स्त्री लेखन को समृद्ध और नई ऊंचाइयां प्रदान करने में उषा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उषा जी के कथा साहित्य में हमें शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति प्रवण चित्र नजर आते हैं। साथ ही में आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलापन, ऊब आदि का अंकन करने में उन्होंने गहरे यथार्थबोध का परिचय अपने साहित्य में दिया हुआ है। उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो इस तरह से है। जिंदगी और गुलाब के फूल ये उनका कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में पेरम्बुलेटर, मोहबंद, जाले, छुट्टी का दिन, कच्चे धागे, पूर्ति, कंटीली चाह, दो अधेरे चांद, चलता रहा, दृष्टि दोष, वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल ये उनके कहानी है। साथ ही में उनका जो दूसरा कहानी संग्रह उसका शीर्षक है कोई एक दूसरा। इसमें झूठा दर्पण, कोई नहीं, सागर पार का संगीत, पिघलती हुई बर्फ, चांदनी में बर्फ पर टूटे हुए ये उनकी कहानियाँ हैं। साथ ही में मेरी प्रिय कहानियाँ ये भी कहानी संग्रह उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें 55 खंबे लाल दीवारें, इस उपन्यास पर दूरदर्शन पर सीरियल भी आया करता था। उसके बाद उनका जो दूसरा उपन्यास है जो बेहद सुंदर है उसका शीर्षक है रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भैया कबीर उदास। अन्य जो रचना है उसमें शून्य तथा अन्य रचनाएं, हिंदी कहानियाँ जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, मीराबाई सूरदास अंग्रेजी में लिखित है। तो हम कह सकते हैं कि उषा जी कहानियों का जो मूल कथ्य है वो है मध्यम वर्गीय जीवन के सुख दुख, आशा निराशा एवं जीवन संघर्ष पर आधारित है। स्त्रियों की दशा को लेकर नई पुरानी पीढ़ी का टकराव जो है उसका चित्रण उन्होंने किया है। हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्रा, नौकरी पेशा अकेली रहने वाली औरत, विदेश जाने वाली स्त्री के संतरास का चित्रण इन्होंने बड़ी बखूबी से किया हुआ है।
साथ ही में मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को भी उन्होंने अपनी कहानियों में उजागर किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज तलाक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो विघटन की जो समस्या है उसको भी उन्होंने बखूबी से चित्रित किया हुआ है। साथ ही में बुज़ुर्गों की जो उपेक्षा की जाती है बुढ़ापे में, उसका भी चित्रण उनकी कहानियों में हमें सटीक भाषा में नज़र आता है। और साथ ही में भारतीय परिवार में नारी जो है वो हमेशा आदर्श रूपा रही है। साथ ही में त्याग, प्रेम एवं समर्पण द्वारा वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करती रहती है, बल्कि नारी अपना खुद का सुख भूल जाती है और अपने पति के प्रति वो एकनिष्ठ हमें नज़र आती है। इसीलिए उसका प्रेम और समर्पण अतुलनीय होता है, यही भावना हमें उनकी कहानियों में नज़र आती है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है ज़िंदगी और गुलाब के फूल। ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपको पता है कि मनुष्य जीवन हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए जो ज़िंदगी हमें मिली है उसका हमें सही उपयोग करना है। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। और गुलाब के फूल इनमें बहुत शक्ति होती है, अर्थात जो भाव हम ओठों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते वो फूलों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। और उसी में गुलाब के फूल, उसका रंग जो होता है उस पर भावना डिपेंड होती है। जैसे कि अब लोग जानते हैं लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है और पीला जो होता है वो दोस्ती का प्रतीक होता है। और इस तरह से कहानी का जो शीर्षक है हमें बहुत ज़्यादा सार्थक नज़र आता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है सुबोध, जो हमारी कहानी का नायक है, रिंडा जो सुबोध की बहन है, शोभा सुबोध की प्रेमिका है, और माँ अर्थात रिंडा और सुबोध की माँ। तो इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी कहानी चलती है। जब कहानी शुरू होती है तो हमारी कहानी का नायक सुबोध लगभग शाम को घर लौटता है। आने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो कमरा होता है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। अगर हमारे कमरे में से कोई एक चीज़ गायब हो जाती है तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है। और इस तरह से सुबोध जब घर पर आया है उसे अपना कमरा खाली लगा है और फिर तुरंत उसने जान लिया है कि उसके कमरे का जो कालीन है अर्थात कारपेट वो नहीं है। इसलिए उसे लगता है कि मेरे कमरे का कालीन कहाँ पर चला गया। बाद में उसने देखा कि जो मेज़ है जो कालीन पर रखी हुई थी वो मेज़ उठाकर खिड़की के पास रख दी है और मेज़ पर जो बढ़िया कट ग्लास का गुलदान था वो खिड़की पर रख दिया गया है, क्योंकि जब कालीन उठाना था तो मेज़ पर से वो गुलदान उठाना ज़रूरी था। अब वो उस गुलदान को देखता है, उसको हाथ लगाता है और फिर उसे शोभा की याद आ जाती है। शोभा जो है वो उसकी प्रेयसी है। शोभा के साथ उसकी सगाई भी होने वाली थी और इस तरह से शोभा जो है बहुत सुंदर लड़की थी। शोभा हमेशा अपने बगीचे से गुलाब के फूल लाती थी और उस गुलदान में रख देती थी, परंतु अब कई दिनों से उस गुलदान में गुलाब के फूल नहीं है, अर्थात आर्टिफिशियल फूल उसमें रखे हुए हैं और वो भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं, क्योंकि अब शोभा की सगाई किसी और के साथ होने वाली थी। अब वो अपनी माँ के पास आता है और फिर वो माँ से पूछना ही चाहता है कि माँ, मेरे कमरे का कालीन कहाँ पर गया। माँ से वो पूछना चाहता है, लेकिन माँ काफ़ी उदास है, क्योंकि माँ जो होती है अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित होती है और इसीलिए सुबोध को लेकर माँ काफ़ी चिंतित है। अब वो जान चुका है कि मुझे ये प्रश्न माँ से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके सुबोध के कमरे की सारी चीज़ें रिंडा के कमरे में जा चुकी है। सबसे पहले घड़ी चली गई है, मेज चली गई है, अब कालीन चली गई है और इसीलिए वो सोचता है कि मेरी अवस्था क्या हो चुकी है। अक्सर देखिए बच्चों कि हमारी जो स्थिति होती है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जब हम जिंदगी में गलत निर्णय लेते हैं आवेश में आकर तो ऐसा ही होता है। और अब लोगों को पता है कि हमेशा हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जब गुस्से में उबलकर हम कुछ निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें काफ़ी दीर्घ समय तक भुगतना पड़ता है। और इस तरह से सुबोध जो है अब उसके चेहरे पर विषाद और चिंता की रेखाएं नज़र आने लगी है, क्योंकि वो बेकार है। अब उसके पास पैसे नहीं है। जब वो नौकरी पर था तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी सुबोध जी रहा था, लेकिन आज इस बात के लिए वो खुद जिम्मेदार हमें नज़र आता है। सुबोध को देखकर माँ हमेशा चिंतित होने लगी है कि पहले मेरा सुबोध कैसा था और अब मेरा सुबोध कैसे हो गया है।
अब माँ सुबोध से कहती कि बेटा तूने सुबह से चाय नहीं पी है, मैं भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी, मैंने भी चाय नहीं पी है, अब मैं चाय रखती हूँ, लेकिन तुम कहीं चले मत जाना। इसलिए सुबोध जो है चूल्हे के पास पीढ़े पर बैठ जाता है। और फिर जब वो पीढ़े के पास बैठता है तो माँ को लगता है कि मुझे सुबोध से बात करनी चाहिए। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माँ जो होती है एक वात्सल्य की मूर्त होती है, अपने बच्चों के लिए प्रेम दया उसके हृदय में होती है, और इसलिए माँ कभी कभी खुलकर बात नहीं कर पाती है। और इसलिए माँ को लगता है कि मैं सुबोध से बात करूँ, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, सुबोध अब मेरे लिए एक अनजान गंभीर पुरुष बन चुका है। जब छोटा था तो मेरा सुबोध कितना अच्छा था, जब भी उसे कोई चिंता सताती थी, जब भी कोई उसे दुख होता था तो वो मेरे पास आ जाता था और मैं केवल स्पर्श करके उसका दुख दूर कर देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और इस तरह से सुबोध की दिनचर्या के अनुसार घर में पहले काम होते थे, क्योंकि उस समय वो बेकार नहीं था, एक अच्छी खासी नौकरी सुबोध के पास थी। और इसीलिए अब सुबोध बेकार होने की वजह से सारे काम वृंदा के अनुसार होते हैं। अब देखिए, सुबोध ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि उसके जो बॉस थे उसे डांट देते हैं या और किसी वजह से, लेकिन वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन जब बेकार हो चुका है तो उसका आत्मसम्मान चूर चूर होकर रह गया है, और इस तरह से अब वृंदा के अनुसार उसे सब काम करने पड़ते हैं। वृंदा उसकी छोटी बहन है। अब देखिए कि वृंदा की शादी करने में भी वो असफल रहा है, क्योंकि वो बड़ा भाई है। लेकिन जो वृंदा है वो दिखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन सुबोध जो है उसके लिए माँ ने ढेर सारे सपने सजाए थे। माँ ने अपने पुराने गहने तुड़वा कर होने वाली बहू के लिए अर्थात शोभा के लिए बालियाँ बनवाई थी, कंगन बनवाए थे, हार बनवाया था, लेकिन वो एक बक्से में पड़े हुए थे। और इस तरह से माँ जो है सुबोध के साथ कुछ अलग बर्ताव नहीं कर रही है। जब वो नौकरी पर था तब भी माँ उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करती थी, अब भी करती है। लेकिन सुबोध को लगने लगा है कि अब माँ बदल चुकी है, और इसलिए माँ जो है अपने बेटे के लिए सेब का मुरब्बा लेकर आती है। अब सेब का मुरब्बा देखकर सुबोध कहता है कि माँ क्या बात है, आज मेरी बड़ी खातिरदारी कर रही हो। तब माँ कहती कि नहीं बेटा, तुम हमेशा देर से आते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं पाती हूँ। और इस तरह से सुबोध जो है चाय वगैरह पीता है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसी समय दरवाजे का आवाज़ आता है और वृंदा पूछती है कि माँ सुबोध घर में है क्या? तब माँ जवाब देती है कि हाँ। लेकिन वृंदा का यह प्रश्न जब सुबोध ने सुना है तो भी उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, वो चुप से बैठा है। अब माँ उसे बुलाती है और कहती है कि बाहर रिक्शा वाला खड़ा है, उसे पैसे देकर आना। सुबोध रिक्शे वाले को पैसे देकर आता है और फिर उस समय माँ कहती कि देखो बेटा, आज वृंदा की सहेलियाँ खाने पर आने वाली है और घर में कुछ भी तरकारी बाकी नहीं, इसलिए तुम तरकारी लेने के लिए बाज़ार में चले जाओ। सुबोध जो है वही गंदी पतलून पहनता है, जिसकी जो शर्ट है उसके कॉलर और कफ्स दोनों फटे हुए हैं, ऐसी वो शर्ट पहनता है और बाज़ार में तरकारी खरीदने के लिए चला जाता है। माँ ने उसे 1 रुपया दिया है, वो लेकर वो बाज़ार निकल पड़ा है। जब वो आया है तो सबसे पहले उसने आलू खरीदने के लिए वो आलू वाले के पास गया है। उसी समय उसके पास एक पहाड़ी नौकर खड़ा है, जिसके कपड़े काफ़ी गंदे हैं, बाल उसके चिकट है, उसने बालों में इतना तेल लगाया हुआ है कि वो उसके चेहरे पर आ चुका है। और बाजू में जब उस नौकर को देखता है तो सुबोध को लगता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, पहले मैं क्या था, पहले यह काम मैंने कभी नहीं किए थे। और इस तरह से वो तराजू में आलू डालता है, सब्ज़ी वालों के पैसे देता है और निकल पड़ता है और घर पर आ जाता है। जब वो घर पर आया है तो वो सोचने लगा है कि नौकरी छूटने के कारण ही मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। अब घर का पूरा चित्र बदल चुका है, क्योंकि पहले जब सुबोध घर पर आता था माँ उसके लिए गरम गरम खाना परोसती थी, लेकिन अब वृंदा के लिए गरम गरम खाना परोसा जाता है। वृंदा जो है अपने भाई के साथ अब तीखे स्वर में बात करने लगी है। पहले अपने भाई के पहले वो खाना नहीं खाती थी, लेकिन अब सुबोध के पहले वृंदा खाना खा लेती है, क्योंकि सुबोध अब 9 बजे उठता है। वृंदा जो है 9 बजे घर से निकलती है, लेकिन अब उसने अपने
कमरे में सुबोध की सारी चीज़ें ली हुई है, बल्कि उसकी घड़ी भी उसके कमरे में चली गई है, क्योंकि उसे रोज़ स्कूल में जाने के लिए देर हो जाती है और इसलिए अलार्म के लिए उसने घड़ी ली है। वो माँ से कहता भी है कि माँ, क्या वृंदा नया घड़ी नहीं ले सकती? तब माँ कहती कि बेटा, वो कैसे खरीद सकती है, क्योंकि सारे पैसे तो खर्च हो जाते हैं। अगर तू कमाता तो तुझे पता चल जाता। और इस तरह से शायद माँ की ये बातें उसे बहुत चुभती है, उसे ये स्वर बहुत तीखा लगता है और इस तरह से वृंदा जो है अब पहले अखबार पढ़ने लगी है। जब सुबोध नौकरी पर था तो अखबार पहले सुबोध पढ़ता था। वृंदा की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वृंदा की आदत क्या थी, जब भी वो अखबार पढ़ती थी तो उसके पन्ने जो है वो आगे पीछे कर देती थी और सुबोध को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अब वृंदा कमाती है, अब घर की सत्ता वृंदा के हाथ में आ चुकी है और इसलिए वृंदा अपने भाई के साथ बड़े तीखे स्वर में बातें करने लगी है। वृंदा जो है उसने बीए पास किया हुआ है, लेकिन बीए भी उसने बहुत आसानी से नहीं किया है, उसका बीच में बहुत सारा ईयर ड्रॉप भी गया है और इस तरह से अब वो एक अध्यापिका बन चुकी है। जब वो अध्यापिका बन चुकी है तो जैसे मैंने कहा कि मेज जो है वो अपने कमरे में लेकर गई है, लेकिन उसने उस मेज पर केवल किताबें नहीं रखी हुई है, बल्कि उसने अपने जूड़े के कांटे उस पर रखे हुए हैं, नेल पॉलिश रखी हुई है, परफ्यूम रखा हुआ है और इसलिए सुबोध सोचता है कि केवल अध्यापिका बन जाने से कोई पुस्तक प्रेमी नहीं बन जाता। और इस तरह से अब उसे ये सारी बातें बहुत खलती है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है। एक दिन ऐसे ही शोभा और निर्मला वृंदा के घर पर खाने पर आने वाली है, उसने उन्हें न्योता दिया हुआ है और इसीलिए अब सब्ज़ी लाने की जिम्मेदारी उस पर है। फिर से वो सब्ज़ी लेकर आता है और चला जाता है, क्योंकि उसे पता है शोभा आने वाली है। लेकिन अब वो शोभा से आंखें नहीं मिला सकता है, क्योंकि पहले जो सपने उन्होंने देखे थे वो सारे सपने अब नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं और इसलिए तरकारी माँ के हाथ में देकर सुबोध पड़ोस में जाता है, पड़ोसियों के घर में बैठता है। लगभग 2-3 घंटे वो वहाँ पर वो टाइम पास करता है और उसके बाद उसे लगता है कि शायद अब शोभा चली गई होगी तो मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि निर्मला और शोभा अभी भी घर में है और इस तरह से आते ही वृंदा उसे डांट देती और कहती कि तुम्हें पता था ना कि निर्मला और शोभा को तुम्हें घर पहुंचाने जाना था, तुम इतने लेट क्यों आए? तब सुबोध कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये जिम्मेदारी मुझ पर है। तब वृंदा तीखे स्वर में कहती है कि जैसे तुमने पहले ये काम कभी नहीं किया है और तुम्हें नहीं पता था। और इस तरह से अब शोभा कहती कि हमें कोई जल्दी नहीं है, आप पहले खाना खा लीजिए। और इस तरह से सुबोध खाने पर बैठता है, माँ उसके लिए गरम गरम सब कुछ परोसती है। शोभा अपने हाथों से उसे थाली लेकर देती है और वो खाने पर बैठ जाता है। जो शोभा है वो किचन में जा रही है, फिर से आ रही है। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है और जोगिया रंग की बॉर्डर, बेहद सुंदर उस समय वो लग रही है और उसका यह सौंदर्य देखकर सुबोध जो है फिर से अतीत में चला जाता है। और फिर वो कहता है मन ही मन में कि अगर शोभा मेरी होती, वो मेरी ज़िंदगी में आती तो मेरी ज़िंदगी कैसे होती, मेरी सगाई उसके साथ हो जाती, शादी भी हो जाती, तो हम एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता पाते। यही बातें जब वो सोच रहा है तो अचानक एक उदासी उसके मन में छा जाती है और वो तुरंत आधा खाना खाकर उठ जाता है, हाथ धोने के लिए चला जाता है। शोभा वहीं पर आ जाती है, उसके हाथ पर पानी डालती है और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सुबोध जो है निर्मला और शोभा को पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। एक तांगे को बुलाया जाता है, तांगे में पीछे दोनों सहेलियां बैठ जाती है, तांगे वाले के साथ सुबोध बैठ जाता है और इस तरह से जब वो बैठा है तो उसने तांगे में किसी के साथ भी बातें नहीं की है। रास्ते में सबसे पहले निर्मला का घर आया है, निर्मला उतर चुकी है। जब निर्मला उतर गई है तो शोभा ने सुबोध से कहा कि पीछे आइए ना बैठने के लिए, तो सुबोध उसके साथ पीछे बैठ जाता है, लेकिन वो शोभा के साथ कुछ भी बात नहीं करता है। लेकिन खुद शोभा कहती है कि मैं पापा को कब तक मनाती। तब सुबोध कहता कि नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आखिर कब तक तुम्हारे पापा मेरे लिए तुम्हें कुंवारी रखते, उन्होंने अच्छा किया कि तुम्हारी कई और सगाई कर दी। और इस तरह से बातों ही बातों में
तांगा काफ़ी आगे निकल जाता है और फिर तांगे वाले को बताया जाता है कि घर पीछे छूटा है, तांगा फिर से पीछे लीजिए। और इस तरह से अब जब प्रत्यक्ष रूप से शुभा का घर आ चुका है तो वो उतर जाती है। जाते समय वो उसे हाथ जोड़कर उससे विदा लेती है। सुबोध भी हाथ जोड़ता है और घर पर आ जाता है। आने के बाद वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो उठा है तो धोबी आया हुआ है और फिर वृंदा के कपड़े धोबी ले रहा है धोने के लिए। सुबोध भी जल्दी जल्दी आ जाता है और अपने सारे गंदे कपड़े वो धोबी को दे देता है। बस एक शर्ट वो अपने कबर्ड में रखता है, लेकिन वो शर्ट साफ़ सुथरी तो है लेकिन काफ़ी फटी हुई है। और इस तरह से वो धोबी को कहता भी है कि मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है, इसलिए जल्दी से इन्हें धोकर ला दो। तब वो कहता है कि ठीक साहब जी, और वो चला जाता है। अब जब वो निकल पड़ा है तो दिन भर वो भटका है। बस मन में विचार आते हैं। आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अब वैसा ही उसका हो चुका है। और इस तरह से दिन भर भटकने के बाद वो घर आ जाता है। जब घर में आ जाता है तो देखता है कि जो कपड़े धोबी को धुलने के लिए दिए थे वो वैसे के वैसे पड़े हैं। अब ये देखकर वो बहुत चिढ़ जाता है और फिर उसके समझ में आ जाता है कि वृंदा ने मेरे कपड़े जानबूझकर धोने के लिए नहीं दिए हैं, केवल अपने कपड़े दिए हैं। और इस तरह से उन गंदे कपड़ों को देखकर शायद कपड़ों की तरह ही गंदगी सुबोध के मन में आ जाती है और उसके अंदर एक तीव्र विध्वंसक प्रवृत्ति जाग उठती है। और फिर वो माँ से कहता है कि माँ, मुझे पता है मैं बेकार हूँ, मैं नहीं कमाता हूँ, इसलिए आप दोनों मुझे नौकर समझ रहे हो, नौकर जैसा बर्ताव आप मुझसे कर रहे हो। ज़िंदगी में जो काम मैंने पहले कभी नहीं किए थे वो सारे काम तो मुझसे करवा रही हो। तरकारी खरीदने के लिए भेज देती हो, छोटे मोटे काम मुझे बताती हो, क्योंकि अब रीना कमाती है, मैं बेकार हूँ। और इस तरह से माँ बेचारी अपने बेटे की बात सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुबोध जो है क्रोध की वजह से अपना आपा खो बैठा है। एक तीव्र विध्वंसक प्रवृत्ति उसके अंदर जग उठी है और फिर वो गुस्से में घर से बाहर निकलता है, जैसे कि अब उसने ठान लिया है कि मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पेट की भूख जो होती है वो हम मिटा नहीं सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे का होना ज़रूरी है। और इस तरह से जब वो घर से निकल पड़ा है तो जाते जाते रास्ते में वो एक साइकिल सवार से टकरा जाता है। जब साइकिल सवार से वो टकरा है तो बिल्कुल ज़मीन पर नीचे आ गिरा है। जब वो गिरा है तो गिरने के बाद वो तुरंत उठा है, लेकिन उसे समझ में आया है कि उसकी कोहनी में काफ़ी ज़ख्म हुई है। उसका जो बायां पैर है उसमें सूजन आने लगी है और फिर कोहनी से नीचे खून भी टपक रहा है। और इसलिए जब उसने चलने की कोशिश की है तो वो लड़खड़ा रहा है। और इस तरह से वो साइकिल वाला उससे कहता है कि भाई साहब ज़रा देख कर चलिए, नहीं तो ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर उस समय सुबोध चाहता तो साइकिल सवार से झगड़ा भी कर सकता था, लेकिन अब उसका गुस्सा शांत हो चुका था। वो साइकिल सवार से भी कुछ नहीं कहता है और वैसे ही लड़खड़ाता हुआ लंगड़ाता हुआ वो एक बगीचे में चला जाता है। जब वो बगीचे में चला जाता है तो वहाँ पर काफ़ी धूप थी, क्योंकि वो सुबह घर से निकला है और उसी एक बेंच पर वो सो जाता है। आजू बाजू में उसे ढेर सारे फूल दिखाई देते हैं, लेकिन फूलों को देखकर भी उसका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक डिप्रेशन में चला हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। और फिर वो मन ही मन में सोचता है कि मैं कंप्लीट फेलियर हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पाया है। मेरे पास नौकरी थी और साथ ही में छोकरी भी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। और इस तरह से दिन भर वो उसी गार्डन में रहता है, लेकिन जब भी वो हिलने की कोशिश करता है तो उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। लगभग दोपहर हो चुकी है। अब बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनका स्कूल छूटा है, वो घर जा रहे हैं और उन बच्चों का निरीक्षण करते हुए वो उसी पार्क में बैठा हुआ है। अब लगभग शाम हो चुकी है। छोटे बच्चे गार्डन में खेलने के लिए आ चुके हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक के लिए आ चुके हैं, उनकी तरफ वो देख रहा है। धीरे धीरे गार्डन जो है खाली हो जाता है। वहाँ पर जो चपरासी है वो उस गार्डन के तीनों फाटक जो है बंद कर देता है और चौथा फाटक उसे बंद करना है तो वो देखता है कि सुबोध अभी भी उस बेंच पर सोया हुआ है। अब वो उसे कहता है कि मुझे गार्डन बंद करना है, आप यहाँ से चली जाइए।
और उसी समय सुबोध को माँ का ध्यान आता है। दिन भर उसे माँ का ध्यान नहीं आया है और ना ही अपनी बहन का ध्यान आया है, और इस तरह से न चाहते हुए भी सुबोध जो है उस पार्क में से निकल पड़ता है। अब घर तो नहीं जाना था, लेकिन जाने के लिए दूसरा कोई पर्याय भी नहीं था, और इसीलिए न चाहते हुए भी सुबोध लड़खड़ाता हुआ अपने घर में चला जाता है। जब वो घर में लौटा है तो घर में कोई भी उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है। माँ भी सोई हुई है, ये देखकर उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है, और इस तरह से वो अपने कमरे में चला जाता है। जब कमरे में गया तो उसने देखा कि माँ ने उसके लिए थाली परोस कर रखी हुई है। अब उसे ध्यान आया कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। थाली हाथ में लेता है और बड़े बड़े कौर लेकर वो खाना खाता है, और यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि अगर सुबोध की ऐसी हालत हो चुकी है तो उसका कारण है उसकी अर्थार्जन की क्षमता उसने खो दी है, और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से नैराश्य छा चुका है। पुरातन काल से हम देखते हैं कि पुरुष के हाथ में सत्ता थी, इसका कारण क्या है? अर्थार्जन की क्षमता, और स्त्री का क्षेत्र केवल चूल्हा और चौका था। लेकिन आज आधुनिक युग में काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अर्थार्जन की क्षमता नारी के हाथ में और पुरुष के हाथ में दिखाई देती है। अब इस कहानी में वृंदा के हाथ में सारे अधिकार आ चुके हैं, इसका कारण है अर्थार्जन की क्षमता। नारी की अर्थार्जन क्षमता आज भी कुछ पुरुष प्रधान संस्कृति को खलती हुई हमें नज़र आती है, क्योंकि इसके कारण पुरुषों का घर में जो प्राधान्य है वो कम होता हुआ हमें दिखाई देता है। आज जिस कहानी पर हमने अध्यापन किया हुआ है उस पर आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये प्रश्न इस तरह से है, सुबोध की प्रेमिका का नाम बताइए। माँ ने अपने जेवर तोड़कर शोभा के लिए कौन से गहने बनवाए थे, और जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है। अगली तासिका में हम फिर से एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी के लेखक है गुलेर शेर खान शानी। ये जो कहानी है विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जो एक ज्वलंत प्रश्न हमें दिखाई देता है। जब विभाजन हुआ उस समय से लेकर आज तक हम लोगों को विभाजन की त्रासदी भुगतनी पड़ती है। आए दिन हम देखते हैं कि बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं। इसी पर आधारित ये कहानी है। धन्यवाद।